अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। आज हमने स्टडी करना है बेसिलियोफाइटा को और इसका जो मेंबर है पिनुलेरिया हम उसको स्टडी करेंगे और इसके मेंबर्स को और फ़याम में हम डायटम्स का भी नाम देते हैं। ये इसके बारे में आपने थोड़ा बहुत फर्स्ट ईयर में पढ़ रखा है। आइए हम इसको डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसकी क्लासिफिकेशन की। तो क्लासिफिकेशन में किंगडम प्लांटी है, डिवीजन इसकी बेसिलियोफाइटा है और क्लास इसकी है बेसिलियोफेसी और ऑर्डर जो है नेविक्यूलेलीस है और फैमिली है नेविक्यूलेलॉइडी और जीनस है पिनुलेरिया। और यहाँ पर इसकी डायग्राम आपको नज़र आ रही है। ये एक सिंगल सेल पर मुश्तमिल एलजी है। तो आगे हम इसकी पहले बात करते हैं इसकी अकरेंस के बारे में। तो ये पाया कहाँ पर जाता है। तो पिनुलेरिया के बारे में सबसे पहली जो बात है कि ये एक फ्रेश वाटर एल्गा है। तो आपको ये बात याद रखनी है हमेशा कि ये सिर्फ़ और सिर्फ फ्रेश वाटर में पाया जाता है। फ्रेश वाटर में अब फ्रेश वाटर पॉन्ड्स हैं, डिचेस हैं, या फिर आप देखें कि जो कीचड़ वगैरह जहाँ पर जमा हो जाता है या तालाब जब सूखते हैं तो वहाँ पर आप देखें ज़मीन थोड़ी मॉइस्ट होती है, तो उन दिनों में वहाँ पर ये एलजी आपको ग्रो कोई भी नज़र आएगी। यहाँ पर डायग्राम में अगर आप देखें तो ये आपको इस तरह से सारी जो कॉलोनी नज़र आ रही है, ये सारी जो आबादी आपको नज़र आ रही है, ये पिनुलेरिया है। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में। तो इसका जो सेल है वो जिस तरह हमने पहले भी बात की कि एक सिंगल सेल पर मुश्तमिल है जो कि इलोंगेटेड या इलिप्टिकल इन आउटलाइन होता है। इलिप्टिकल से मुराद है एक ऐसा स्ट्रक्चर जो बेजवी टाइप स्ट्रक्चर हो लेकिन थोड़ा सा लंबाई में ज़्यादा हो। तो यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि इसकी जो चौड़ाई है वो लंबाई से 7 से 8 गुना कम होती है, यानी कि आप कह लें कि लंबाई इसकी 7 से 8 गुना चौड़ाई से ज़्यादा होती है। और जब आप इसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखें तो बहुत सारे इसके ऑर्गेनेलिज हमें नज़र आती हैं, जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं सेल वाल के बारे में। तो सेल वाल जो है आप जानते हैं कि जितने भी प्लांट्स हैं उनकी आउटर मोस्ट जो बाउंड्री होती है वो सेल वाल है। तो इसकी सेल वाल जो है वो पैक्टिक मटेरियल से मिलकर बनी है और इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो है इसमें सिलिका की डेपोजिशन। सिलिका डेपोजिशन होने की वजह से जो इसकी सेल वाल है वो बहुत सख्त अपीयरेंस देती है और जहाँ पर इसकी आबादी बहुत ज़्यादा हो, जब ये एलजी वहाँ पर डेड हो जाती है तो इसकी सेल वाल में मौजूद सिलिका है ये रॉक फॉर्मेशन में मदद करती है। तो यहाँ पर आपको इसके दोबारा एक डायग्राम भी नज़र आ रही है। तो बात करते हैं आगे इसके स्ट्रक्चर के बारे में। तो स्ट्रक्चर में बात करते हैं जो एक इम्पॉर्टेंट टर्म इसके स्ट्रक्चर में बार बार यूज़ होगी वो है वाल्व्स। इसका जो स्ट्रक्चर है ये 2 वाल्व्स पर मुश्तमिल होता है। इसको समझाने के लिए मैं आपको आसान सी मिसाल देता हूँ कि इसका स्ट्रक्चर आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा है। हम इसका स्ट्रक्चर को रिजेंबल करते हैं एक पेट्री डिश से। तो पेट्री डिश आपने देखी होगी कि शीशे से बनी हुई 2 डिशेज़ होती हैं, एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रखी हुई होती हैं। अब पेट्री डिश क्या होती है? शीशे की छोटी सी डिशेस जिसको हम लैब्स के अंदर एक्सपेरिमेंट के लिए यूज़ करते हैं। ये आप सीड जर्मिनेशन करवाने के लिए या बैक्टीरिया की कल्चरिंग करने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। अब इसके जो फ्रस्ट्यूल है, अब फ्रस्ट्यूल यहाँ पर एक नई टर्म है। फ्रस्ट्यूल से क्या मुराद है? फ्रस्ट्यूल से मुराद ये पूरे का पूरा एक सेल फ्रस्ट्यूल कहलाता है। अब फ्रस्ट्यूल से क्या मुराद है? फ्रस्ट्यूल से ये मुराद है कि इसकी सेल वाल जिसमें सिलिका की डेपोजिशन है और ये अंदर सारे का सारा प्रोटोप्लाज्म जो इसके अंदर मौजूद है, तो ये सारे मिल के आपस में एक जो स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसके लिए कलेक्टिव जो टर्म इस्तेमाल होती है वो फ्रस्ट्यूल कहलाती है। तो इसका जो फ्रस्ट्यूल होता है वो 2 ओवरलैपिंग हाल्व्स लिखा गया वाल्व्स पर मुश्तमिल ये वाल्व्स पर मुश्तमिल होता है। और आप इसको फ्लैट व्यू में देखें, ये जिसको आप वॉल व्यू कहते हैं जो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, या इसका एक और व्यू भी होता है जिसको गर्डल व्यू कहते हैं, वो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। ठीक है, इसके 2 व्यूज़ होते हैं, दोनों डायरेक्शन से देखने में इसको ये व्यूज़ में डिफरेंट नज़र आता है। तो आपको यहाँ पर इस गर्डल व्यू में देखें तो वाल्व्स आपको दोनों नज़र आ रहे हैं। एक वाल्व ये मौजूद है ये, और दूसरा वाल्व जो है वो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर देखें आपको इन दोनों ने एक दूसरे को ओवरलैप किया हुआ है। ये जो ऊपर की जानिब यानी कि ये वाला जो आपका ऊपर वाला हाफ वाल्व है इसको नाम देते हैं एपिथीका। ठीक है, इसको मैं इसे असाइन कर देता हूँ इसके लिए। और जो नीचे वाला वाल होता है इसको नाम देते हैं हाइपोथीका।
तो यहाँ पर देखिए ये अंदर की जानिब बेस्टी है, नीचे की जानिब है, हम कह सकते हैं हाइपोथिका, यहाँ पर भी हाइपोथिका लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है। ठीक है जी। तो आपस में ये वाल्व्स आप देखें इस स्पेसिफिक जगह से अटैच्ड हैं, इस जगह से या इस जगह से, किसी और जगह से ये आपस में अटैच नहीं है। तो इस जगह को आप नाम देते हैं जी गर्डल्स, या इसको आप नाम देते हैं कनेक्टिंग बैंड्स का। इस जगह से आपस में जुड़े हुए हैं। अगर आप इसका यहाँ ट्रांसफ़र सेक्शन देखें तो वो भी आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट आगे स्ट्रक्चर में, इसके अंदर एक और डिमार्केशन है, रेफी का नाम देते हैं। अब रेफी क्या होता है? तो रेफी जो है ये एक करेक्टरिस्टिक मार्किंग है और वाल्व्स के वाल्व व्यू में आपको नज़र आएगा और दोनों वाल्व्स के दरमियान में ये मौजूद एक प्रोमिनेंट रिब लाइक लाइन की सूरत में मौजूद होता है। ठीक है। अब ये कहाँ से कहाँ तक होता है? ये एक एंड से यहाँ से शुरू होता है और यहाँ तक आता है। ठीक है। और आप देखें कि ये लाइन जो है रेफी की, ये जो रेफी की डिमार्केशन है या जो रेफी का जो स्ट्रक्चर है, ये बिल्कुल सीधी लाइन नहीं है, ये एक सिग्मॉइड शेप लाइन है, यानी कि स्ट्रेट नहीं है, एक एस शेप थोड़ी सी लाइन है। और ये रेफी यहाँ से जब दरमियान में इसके अंदर एक उभरा हुआ स्ट्रक्चर मौजूद होता है, इसको नाम देते हैं सेंट्रल नोड्यूल। और अगर पोल्स पर भी देखें तो यहाँ पर भी थोड़े से उभरे हुए स्ट्रक्चर मौजूद थे, तो इसको क्या नाम देते हैं? पोलर नोड्यूल्स। ठीक है। दोनों जानिब मौजूद होती हैं तो इनको नाम देते हैं पोलर नोड्यूल्स। ठीक है। तो आगे जाकर जब आप देखेंगे कि जब रिप्रोडक्शन की बारी आती है तो इसी पॉइंट से जाकर ये जो दोनों वाल्व्स हैं आपस में वो सेपरेट होते हैं। ठीक है जी। इसके बाद स्ट्रक्चर में हम मज़ीद आगे बात करें तो स्ट्रक्चर में आ जाता है नहीं हमारे पास क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट जो हैं इसके अंदर तकरीबन 2 की तादाद में लैमिनेट क्लोरोप्लास्ट मौजूद होते हैं जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर एम्बेडेड फॉर्म में होते हैं। अब इनके अंदर एक स्पेसिफिक पिगमेंट भी एग्जिस्ट करता है जिसको डाई एटमिक का नाम देते हैं। और सिर्फ ये नहीं, इसके अंदर 1 या 2 पायरिनॉइड्स भी एग्जिस्ट करते हैं हर क्लोरोप्लास्ट के अंदर। और रिज़र्व फूड मटेरियल जो इनके अंदर है वो स्टार्च की फॉर्म में नहीं होता प्लांट्स की तरह, इसमें ऑयल ड्रॉप्स की फॉर्म में ये अपने फूड, यहाँ पर देखें आपको ये पर ऑयल ड्रॉप नज़र आ रहा है, यहाँ पर देखें ये ऑयल ड्रॉप नज़र आ रहा है। तो ऑयल ड्रॉप्स की फॉर्म में क्या करते हैं, ये अपने अंदर फूड को जो है वो स्टोर करते हैं। और इसके अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ और भी कॉन्स्पिकुअस स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, ब्राउनिश से प्लास्टेड। ठीक है। अब ये जो ब्राउनिश से प्लास्टेड हैं यही इसका करेक्टरिस्टिक फीचर हैं, ये इसको गोल्डन ब्राउन सा कलर देते हैं जो कि इस एलजी का करेक्टरिस्टिक फीचर होता है। अब इसके अंदर कौन कौन से पिगमेंट्स हैं जो इन प्लास्टेड्स के अंदर पाए जाते हैं? वो हैं जी हमारे पास क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, बीटा कैरोटिनॉइड्स और बहुत सारे ज़ैंथोफिल्स जो हैं वो इसके अंदर एग्जिस्ट करते हैं। इसके अलावा फ्यूकोजैंथिन भी इसके अंदर एग्जिस्ट करता है। अब इन तमाम पिगमेंट्स की वजह से जो इसका कलर है वो नॉर्मल एलजी से यानी कि ग्रीन नहीं होता, वो गोल्डन सा और ब्राउन सा होता है। ठीक है जी। और प्लास्टेड जो हैं इनकी तादाद कम भी होती है और बाज़ औक़ात ये होते साइज़ में बहुत बड़े बड़े हैं, ये मैसिव होते हैं। ठीक है जी। हैं उनकी तादाद फ्यू होती है लेकिन साइज़ में वो बड़े होते हैं। और एक्सेस फूड जो है वो इनके अंदर स्टोर होता है क्राइसोलैमिनेरिन की फॉर्म में। ठीक है जी। अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर आप देखें तो ये आपको माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्जी बॉडीज़ भी इसके स्ट्रक्चर के अंदर नज़र आएंगे। अब हम बात करते हैं लोकोमोशन के बारे में। तो लोकोमोशन इसके अंदर होती है ग्लाइडिंग मूवमेंट्स। ग्लाइडिंग मूवमेंट्स आपने बैक्टीरिया के अंदर पहले से पढ़ रखी हैं, जिसके अंदर साइटोप्लाज्म स्ट्रीमिंग से जो मूवमेंट है उसमें मदद मिलती है। इसके अलावा जो साइटोप्लाज्म स्ट्रीमिंग जो है वो रेफी के ज़रिए वो भी की जाती है और रेफी के ज़रिए वो म्यूसिलेज जो है वो एक्सक्रीट किया जाता है, जिससे इस की जो बॉडी है उसको हाइड्रेट रहने में मदद मिलती है। इसके बाद हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन के बारे में। तो रिप्रोडक्शन इसके अंदर दोनों तरह से मौजूद हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी इसके अंदर एग्जिस्ट करती है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी एग्जिस्ट करती है। अब प्लांट जो है इसका ज़्यादातर जो रिप्रोड्यूस करता है वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करता है।
लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी मौजूद है, वो है ऑक्सोस्पोर्स की मदद से होती है। तो पहले हम बात कर लेते हैं जी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, जिस तरह हमने पहले भी बात की, इसमें मोस्ट कॉमन मेथड है जो रिप्रोडक्शन का वो है। इसके रिज़ल्ट में क्या होता है कि 2 डॉटर सेल बनते हैं, लेकिन इसके अंदर जो 2 डॉटर सेल हैं वो स्लाइटली एक दूसरे से डिफरेंट तरह के होते हैं। अब इसके अंदर कैसे ये प्रोसीजर जो है वो तय पाता है। अब सबसे पहले जो रिप्रोडक्शन इसके अंदर होने लगी है उसका जो इंडिकेशन है वो सबसे पहले ये नज़र आता है कि आपके जो दोनों ये जो प्लेट्स होती हैं इसके स्ट्रक्चर की, दोनों जो वाल्व्स होते हैं वो एक दूसरे से सेपरेट होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि इनके दरमियान जो ऑर्गेनेलीज होती हैं उन्होंने अपने आप को मल्टीप्लाई करना शुरू कर देना है, तो उसके ज़ाहिर है साइटोप्लाज्म में भी साइज़ में थोड़ा बढ़ना शुरू हो जाता है, तो क्योंकि सेल तैयार हो रहा है ना इसके रिप्रोडक्शन के लिए सॉरी, तो जगह अब कम है, इसकी वजह से जो वाल्व्स हैं उनके ऊपर प्रेशर आएगा और दोनों थोड़ा पीछे हटेंगे, यानी कि एपिथीका और हाइपोथीका के दरमियान थोड़ा सा फासला क्रिएट हो जाएगा। अब इसके दौरान जब ये सारा प्रोसीजर हो रहा होगा, सेल के अंदर माइटोटिक डिवीजन्स होंगी और न्यूक्लियस जो है वो भी तादाद में 2 हो जाएंगे, और परपेंडिकुलर डिवीजन से न्यूक्लियस जो है वो तादाद में 2 हो जाएंगे, और सेल के अंदर मौजूद तमाम स्ट्रक्चर्स, क्योंकि नए सेल ने बनना है तो बिल्कुल वो एक एक स्ट्रक्चर सारा डुप्लीकेट हो जाएगा, क्रोमेटोफोर भी नया बन जाएगा, पायरिनॉइड्स भी नए बन जाएंगे, और प्रोटोप्लास्ट जो है सारे का सारा डिवाइड करके क्या होगा कि दरमियान में से, यहाँ से दरमियान में से एक सेल अलग हो जाएगा, दूसरा सेल एक वाल्व अलग हो जाएगा और दूसरा वाल्व भी अलग हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर इसमें थोड़ी सी एक बात है जो आपको बताने वाली है कि यहाँ पर आप देखें कि इस सेल के अंदर ये जो रिप्रोडक्शन के इस सेल के रिप्रोडक्शन के रिज़ल्ट में एक सेल ये बना और एक सेल ये बना, तो एक सेल को मिल गया एपिथीका इस सेल को, और इस सेल को मिल गया हाइपोथीका, यानी कि ये सेल जो है साइज़ में थोड़ा सा बड़ा है और ये सेल साइज़ में थोड़ा सा छोटा है, और इसमें ऐसे ही होता है। एक बात हमेशा से ज़हन में रखिएगा कि सेल को, जो इस सेल को एपिथीका मिला है, इस सेल को हाइपोथीका मिला है। अब नया बनने वाला जो वाल्व है वो हमेशा जो रिप्रोडक्शन के रिज़ल्ट में वरासत में जो पहले वाल्व मिला है उसके अंदर ही बनेगा, यानी कि ये जो पहले हमारा वाल्व है ये था तो हाइपोथीका, लेकिन अब नए सेल जब इसने आगे अपनी ग्रोथ को पूरा करना है तो उसके दौरान ये एक्ट करेगा एज एपिथीका, और इसके अंदर तो पहले से एपिथीका मौजूद है, इसके अंदर जो नया वाल्व बना है वो हाइपोथीका ही बनेगा। तो इसके रिज़ल्ट में क्या होगा कि इस सेल्स की जो अगली जनरेशन्स हैं उनका साइज़ तो पेरेंट जैसा तकरीबन रहेगा, कुछ इसमें भी छोटे हो जाएंगे, लेकिन इसमें एक सेल यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसका साइज़ वैसे ही है जैसे कि पेरेंट सेल का था, लेकिन यहाँ पर आप देखें तो ये जो सेल आपको नज़र आ रहा है ये साइज़ में बहुत छोटा हो गया। वजह क्या बनी है, क्योंकि हाइपोथीका यहाँ से मिला था और इसके आगे फिर जब फर्दर डिवीजन्स हुई तो इसको जब हाइपोथीका आगे मिलता रहा तो यहाँ पर जाकर इसका साइज़ जो है वो बहुत छोटा होगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि साइज़ ये बिल्कुल छोटा होता चला जाएगा, इस चीज़ को कोप किया जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से या ऑक्सोस्पोर फॉर्मेशन से। उस दौरान क्या होता है कि इन सेल्स के दौरान, इन सेल्स की जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी छोटे सेल्स की भी, तो वो उसके रिज़ल्ट में वजूद में आने वाले जो अगले सेल्स होंगे उनका साइज़ नॉर्मल जो पेरेंट सेल हैं उनके बराबर ही होगा। ठीक है जी। अब 2 फ्रस्ट्यूल्स जो हैं वो हर पेरेंट से मिलने 2 फ्रस्ट्यूल्स ऑफ ईच पेरेंट सेल एक्ट एज ए एपिथीका ऑफ द 2 डॉटर सेल्स, देयरफॉर ये सारी वही बात है जो मैंने आपको पहले बता दी है। ठीक है जी। इसके बाद हम बात करते हैं इसकी रिप्रोडक्शन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सबसे पहले इसकी आइसोगैमस टाइप की है और बहुत सारे फैक्टर्स हैं वो उसकी रिप्रोडक्शन में रोल प्ले करते हैं, लाइक टेम्परेचर है, उसके बाद लाइट है और न्यूट्रिशन की कंडीशंस हैं। जब ये सूटेबल होंगी तब ये रिप्रोडक्शन जो है वो करता है। अब पिनुलेरिया की जो स्पीशीज़ हैं ये मोनेशियस होती हैं और जाइगोट जो है वो स्पेशलाइज्ड स्पोर यानी कि जिसको ऑक्सोस्पोर कहते हैं उसी के अंदर इनलार्ज होता है और आगे डेवलप होता है। अब इसके अंदर रिप्रोडक्शन होती कैसे है, 2 सेल्स जो हैं वो एक दूसरे के करीब आते हैं। अब ये जो 2 सेल्स हैं वो सेम पेरेंट के भी हो सकते हैं, वो डिफरेंट पेरेंट्स के भी हो सकते हैं और वो दोनों अपने गिर्द एक म्यूसिलेजिनस शीट जो है वो लपेट कर अपने गिर्द डेवलप करके वो कॉन्जुगेशन का जो प्रोसेस आप कह सकते हैं वो करना स्टार्ट कर देते हैं। अब होता क्या है कि इस दौरान अब
दो सेल्स थे आपस में करीब में, दोनों के पास एक एक न्यूक्लियस था। अब दोनों ने क्या किया, डिवाइड होना शुरू कर दिया। लेकिन ये डिवीजन किससे हुई है, मियोसिस से। और मियोसिस के रिजल्ट में जो बनने वाले न्यूक्लियाई हैं इनकी तादाद कितनी होगी, 4। इन 4 में से 3 जो हैं वो डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे और जो एक है वो सर्वाइव कर जाएगा। और वो सेल जिसके अंदर वो सर्वाइव कर चुका था वो मेटामॉर्फोसिस करके गैमीट बन जाएगा। और ये गैमीट जो हैं अपने पेरेंट सेल से लिबरेट करेंगे और एक जाइगोट के तौर पर और आपस में फ्यूज़ करके जाइगोट बनाएंगे। और जाइगोट जो है वो इनलार्ज होकर ऑक्सोस्पोर बना देगा। और ये ऑक्सोस्पोर जब डेवलप होगा तो न्यू वॉल जो है सेक्रेट करके पूरे का पूरा एक पेरेंट की तरह अडल्ट जो है वो बन जाएगा। तो ये इसकी सारी रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।